नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रविंदर सिंह आज न्यू वीडियो के साथ आया हूँ जिसका टॉपिक है मेरा इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन का अर्थ होता है कि किसी ल्यूमेन वाली जगह पे जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होता है वहाँ पे कोई चीज़ पास होने वाली होती है तो वो पास नहीं हो पाती है, उसी को हम ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। इंटेस्टाइन में होने वाला ऑब्स्ट्रक्शन इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कहलाता है। ये हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का फिगर है जिसमें कि सबसे ऊपर हमको ईसोफेगस की ट्यूब, उसके बाद स्टोमक से लगा हुआ पार्ट हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट ड्यूडेनम जुड़ा रहता है। ड्यूडेनम के बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट कोलोन के नीचे हो जाता है इंफ्राकोलिक रीजन में, उसको हम जेजुनम कहते हैं। जेजुनम और ड्यूडेनम जहाँ पे मिलते हैं उसको ड्यूडेनोजेजुनल फ्लेक्चर कहते हैं। ये ड्यूडेनम से लेकर जेजुनम और इलियम हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट हो जाते हैं। जो इलियम होता है, इलियम के बाद जो पार्ट हमारा स्टार्ट होता है उसको हम सीकम पार्ट कहते हैं, जो कि प्रॉक्सिमल पार्ट होता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का। सीकम के बाद हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट कहलाता है वो हमारा असेंडिंग कॉलोन, उसके बाद ट्रांसवर्स कॉलोन, उसके बाद डिसेंडिंग कॉलोन, उसके बाद हमारा जो रहेगा सिग्मोइड कॉलोन रहेगा। सिग्मोइड कॉलोन के बाद रेक्टम और रेक्टम के बाद एनाल कैनाल के, और उसके बाद एनस के थ्रू ओपनिंग हो जाती है। ड्यूडेनम से लेकर जेजुनम, इलियम और कोलोन वाले कहीं पे भी पार्ट में अगर ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो हम उसको इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कहेंगे। अब सबसे पहले देखेंगे हम डेफिनेशन ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। व्हेन द इंटेस्टाइनल कंटेंट फेल्स टू मूव डिस्टली, जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होगा वहाँ पे इंटेस्टाइन में कोई भी कंटेंट है जो कि फूड मटेरियल रहेगा या डाइजेस्टेड फूड मटेरियल रहेगा, वो अपने डिस्टल वाले रीजन में पास नहीं हो पाता। जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होगा उससे डिस्टली वो कंटेंट जा नहीं पाएगा, उसी कंडीशन को हम इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। अब जो 80% हमारे इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन वाले रीजन में कॉमनली देखने को मिलते हैं, और जो 20% हमको देखने को मिलते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन वाले पार्ट में देखने को मिलते हैं। जो 80% के ऑब्स्ट्रक्शन होंगे वो ड्यूडेनम से लेकर हमारे इलियम के एंड तक देखने को मिलते हैं। उसके बाद जो 20% ऑब्स्ट्रक्शन कॉमनली देखने को मिलते हैं वो सीकम से लेकर हमारे सिग्मोइड कॉलोन और रेक्टम तक देखने को मिलते हैं। अब इसके जो क्लासिफिकेशन होते हैं वो अलग अलग टाइप पे डिपेंड करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, सबसे पहला क्लासिफिकेशन का टाइप है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। जो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज हुआ है उसका क्या नेचर है, उसके अकॉर्डिंग हमारे दो टाइप से इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं। सबसे पहले हमारे पास डायनामिक या उसको हम मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। डायनामिक और मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन में कोई ऐसा कारण होगा जो हमको देखने को मिल रहा है जिसमें कि गॉल स्टोन या कोई वॉर्म अगर इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में फंसा है, या स्ट्रक्चर हो गया या कोई एडेजन हो गया, इस टाइप से जो हमको मैकेनिकल सोर्स ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिल रहे हैं वो डायनामिक सोर्स ऑफ और डायनामिक टाइप ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन कहलाएंगे। सेकंड है हमारे पास एडायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन। एडायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन में वो कारण आते हैं जो कि हमारे पेरिस्टालसिस मूवमेंट को हैम्पर कर लेते हैं, जैसे कि पैरालाइटिक इलियस, जिस कंडीशन में हमारे एंट्रिक नर्वस सिस्टम प्रॉपर काम नहीं कर पाता है, तो उस टाइप के ऑब्स्ट्रक्शन हमारे एडायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन कहलाएंगे।
हमारे जो फूड मटेरियल इंटेस्टाइन में आते हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह पास होने के लिए पेरिस्टालसिस मूवमेंट का होना ज़रूरी है। तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट नर्वस सिस्टम के द्वारा हमारा कंट्रोल रहता है, जिसमें एंट्रिक नर्वस सिस्टम भागीदार होता है। एंट्रिक नर्वस सिस्टम के हैम्पर होने के कारण जो हमारा ऑब्स्ट्रक्शन होगा वो एडाइनामिक ऑब्स्ट्रक्शन होगा। इसके लिए कॉमन कंडीशन हमारी पैरालाइटिक इलियस है, जो कि कॉमनली हमको पोस्ट सर्जिकल कंडीशन में या कोई रेट्रोपेरिटोनियल हेमरेज कंडीशन होती है या स्पाइनल कॉर्ड की कोई इंजरी होती है, उसमें कॉमनली हमको पैरालाइटिक इलियस देखने को मिलता है। सेकंड क्लासिफिकेशन है हमारा डिपेंडिंग ऑन कॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, कि जो हमारा ल्यूमेन है उसके ऑब्स्ट्रक्शन में क्या कारण है, उसके बेस पे हम क्लासिफाई करते हैं। इसको 3 टाइप से हम क्लासिफाई करते हैं। जो हमारा ल्यूमेन है इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का, उसके किस साइड से हमको ट्यूब में जो ल्यूमेन है उसका ऑब्स्ट्रक्शन कॉज हो रहा है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारा इंटेस्टाइन के ल्यूमेन है उसमें अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो यहाँ वाला जो पदार्थ होगा, जो फूड मटेरियल डाइजेस्टेड होगा या अनडाइजेस्टेड होगा, वो डिस्टली पहुँच नहीं पाएगा। तो सबसे पहले हमारा इन द ल्यूमेन ऑफ इंटेस्टाइन। सेकंड क्लासिफिकेशन होगा हमारा कि जो हमारी ल्यूमेन की वॉल होती है, इंटेस्टाइन की वॉल, उसमें अगर कोई ऐसा डिजीज है जो हमारे जो ल्यूमेन है उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, तो सेकंड टाइप हो गया इन द वॉल ऑफ ल्यूमेन। अब थर्ड है हमारा जो ये ल्यूमेन है, ल्यूमेन की वॉल है, उसके बाहर अगर कोई कारण ऐसे है जैसे मैलिग्नेंसी हो गया, बैंड्स हो गए या एडेजन हो गए, वो इसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो ये तीसरा टाइप हो जाता है हमारा आउटसाइड वॉल ऑफ ल्यूमेन। तो डिपेंडिंग ऑन कॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, फर्स्ट हो गया हमारा इन द ल्यूमेन, इन द वॉल ऑफ ल्यूमेन और आउटसाइड वॉल ऑफ ल्यूमेन। अब इन तीनों के कॉमन से कारण देखेंगे। इन द ल्यूमेन, हमारा जो ल्यूमेन के अंदर जो ट्यूब है उसके अंदर जो स्पेस होता है उसमें क्या क्या कारण हो सकते हैं कि यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर सकता है। सबसे पहले है गॉल स्टोन। गॉल ब्लैडर से कभी कभी स्टोन हमारे ड्यूडेनम पार्ट में आके ऑब्स्ट्रक्ट होने के चांसेस हो जाते हैं। तो गॉल स्टोन जो फूड बोलस होता है वो कभी कभी हार्ड होने के कारण ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर सकता है, तो वो भी कारण हो सकता है ल्यूमेन के अंदर। राउंड वॉल जो सबसे कॉमनली देखने को मिलते हैं हमारे एस्केरिस, उसके अत्यधिक मात्रा में एक जगह पर इकट्ठे होने के कारण वो भी ऑब्स्ट्रक्शन का कॉज कर सकता है। या कोई ऐसा फॉरेन मटेरियल है जो फूड के साथ या अन्य किसी कारण से इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में पहुंच गया है, तो वो भी ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर सकता है। या जो बच्चे होते हैं उनमें मेकोनियम का स्वेलोइंग हमारा बाद में हार्ड होने के कारण वो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर सकता है। अब इसके बाद देखेंगे सेकंड की इन द वॉल, जो ये वॉल है उसमें क्या कारण हो सकते हैं कि जो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर सकते हैं, जो ल्यूमेन के साइज़ को कम कर सकते हैं। सबसे पहले है उसमें कार्सिनोमा ऑफ द इंटेस्टाइनल वॉल। स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल में कोई भी कार्सिनोमा हो तो वो भी ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर सकता है। अब सेकंड है स्ट्रक्चर। जो ये वॉल है इसमें अगर स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर होने के कारण ये दोनों आपस में मिलने के चांसेस या इसके कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण ये ल्यूमेन का साइज़ कम कर सकता है। तो स्ट्रक्चर का कॉमन सा कारण हमारे पास ट्यूबरक्लोसिस होता है। थर्ड है हमारे पास इन्फ्लेमेटरी कंडीशन क्रोन्स डिजीज़। ये भी ल्यूमेन की वॉल में होने के कारण ये भी ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर सकता है। ल्यूमेन की वॉल में एडेजन मंस एक दूसरे से चिपक जाना ये भी कारण हो सकता है। या एट्रेसिया की कंडीशन में हमारा जो कॉमनली देखने को मिलता है वो ड्यूडेनल का एट्रेसिया, जो कि कंजेनाइटल होता है और
हाँ, सेकंड है हमारे पास इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइनल एट्रेसिया, जिसमें हमारा एक ड्यूडेनल का पार्ट एक ऊपर वाला क्लोज रहता है, जो नीचे वाला पार्ट रहता है वो भी क्लोज रहता है। आपस में जो इंटेस्टाइन है वो प्रॉपर कनेक्ट नहीं रहती है जन्म के समय, तो इस कंडीशन को हम एट्रेसिया कहते हैं। तो ये कारण हमारे बच्चों में कॉमनली देखने को मिलता है। अब इसके बाद है थर्ड हमारे पास कि इस आउटसाइड में क्या कारण हो सकता है जो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर सकता है। सबसे पहले है हमारा वॉल्वुलस। वॉल्वुलस मतलब आउटसाइड में आंतों का ट्विस्टिंग हो जाना, वो कंडीशन वॉल्वुलस कहलाती है। सेकंड है बैंड। फिब्रिन के बैंड्स कॉमनली ऑपरेशन के बाद पोस्ट ऑपरेटिव कॉमनली देखने को मिलते हैं, तो इसके कारण भी हमारे ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर सकता है ये। ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया, हर्निया की कंडीशन में ऑब्स्ट्रक्शन अगर प्रेजेंट देखने को मिलेगा तो उसके कारण भी हमारा ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। या हमारा डाइवर्टिकुलम और बैंड, आउटसाइड अगर बैंड और डाइवर्टिकुलम रहता है तो उसके कारण भी कभी कभी ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है। अब हम इसके बाद देखेंगे कॉमन कॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। अब जो इलियम रीजन है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसमें कॉमन से क्या कारण हो सकते हैं जो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर सकते हैं। सबसे कॉमन है एडेजन या ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया, या कोई डिजीज है ट्यूबरक्लोसिस जैसे, उसके कारण उसकी वॉल में स्ट्रक्चर हो जाना। या इंटूससेप्शन। इंटूससेप्शन में क्या होता है कि जो एक आंत रहेगी वो बगल वाले आंत के पार्ट के अंदर चले जाता है, तो उसको हम इंटूससेप्शन कहते हैं। इसके बाद है इलियोसिकल ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस सबसे कॉमन देखने को मिलता है स्ट्रक्चर के कारणों में। बैंड्स या कोई वॉर्म्स है एस्केरिस जैसे, तो वो भी कॉमनली देखने को मिलते हैं। या एट्रेसिया की कंडीशन है, वो भी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियल पार्ट को ऑब्स्ट्रक्ट करने में जिम्मेदार होते हैं। अब इसके बाद सेकंड है हमारे पास कोलोनिक ऑब्स्ट्रक्शन। बड़ी आंत का जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है उसमें कौन कौन से कारण होते हैं। सबसे पहले हमारे कार्सिनोमा, उसकी जो मैलिग्नेंसी होती है या कोई ट्यूमर होता है उसमें, तो उसके कारण भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। सिग्मोइड जो कॉलोन होता है उसमें जो वॉल्वुलस होता है उसकी ट्विस्टिंग, वॉल की ट्विस्टिंग हो जाती है, तो वो भी कारण हो सकता है। या कोई फिकल मटेरियल है वो सॉलिड अगर लंबे टाइम तक कॉन्स्टिपेटेड है, तो वो भी हमारे कहीं पे अगर ठहरता है तो उसके कारण भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। या हर्शस्प्रुंग डिजीज है जिसमें कि हमारे जो सिग्मोइड कॉलोन और एनाल कैनाल रेक्टम वाला रीजन है उसमें जो गैंग्लियनिक फाइबर होते हैं, नर्वस सिस्टम होता है, वो प्रॉपर जन्मजात या टॉक्सिक कंडीशन में हमारे हैम्पर हो जाते हैं या जन्म के समय से उनका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता, तो उसके कारण जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो डैमेज रहता है, तो उसके कारण जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट देखने को मिलती है, तो उस रीजन में जहाँ पे नर्वस सिस्टम अब्सेंट होगा वहाँ पे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट हमको कम देखने को मिलेगी, जो कि ऑब्स्ट्रक्शन का कॉज कर सकता है। या इसी के साथ बच्चों में एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन, जिसमें एनाल कैनाल की ओपनिंग प्रॉपर देखने को नहीं मिलती है, तो वो भी ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर सकता है। उसी के साथ स्ट्रक्चर एक पार्ट का दूसरे पार्ट से चिपक जाना। अब इसके बाद थर्ड टॉपिक है हमारा पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। कहीं पे भी अगर इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में ऑब्स्ट्रक्शन होता है, तो ऑब्स्ट्रक्शन होने से जो हमारा एंट्रिक नर्वस सिस्टम होता है वो अत्यधिक मात्रा में एक्टिव होने लग जाता है, जिसके कारण स्टार्टिंग में हमको इस ऑब्स्ट्रक्शन को हटाने के लिए पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट अत्यधिक मात्रा में देखने को मिलेगा। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के कारण जो ये वॉल की सेल्स होती है वो अत्यधिक मात्रा में वर्क करने लग जाती है। एक अगर ऑब्स्ट्रक्शन लंबे समय के बाद भी हटा नहीं, तो जो इंटेस्टाइन की वॉल होती है वो अत्यधिक मात्रा में काम करने के कारण
इसमें इन्फ्लेमेटरी कंडीशन स्टार्ट होने लग जाती है। इन्फ्लेमेटरी कंडीशन स्टार्ट होने के कारण उस जगह पे साइटोकाइंस का निर्माण होने लग जाता है। साइटोकाइंस के निर्माण के कारण इस जगह पे हमारा इन्फ्लेमेटरी प्रोसीजर जो स्टार्ट होती है, उसके कारण जो ब्लड वेसल्स होती है उसमें डायलिटेशन स्टार्ट होने लग जाता है। ब्लड वेसल्स के डायलिटेशन के कारण इस जगह में हमारे एडेमा देखने को मिलता है। एडेमा में क्या होता है कि जब अत्यधिक मात्रा में डायलिटेशन होता है तो उसके कारण जो फ्लूइड होता है वो इकट्ठा होने लग जाता है। तो इकट्ठा होने के कारण जो फ्लूइड वेसल्स में रहता है तो वो ल्यूमेन में आने लग जाता है। तो ल्यूमेन में हमारे अत्यधिक मात्रा में फ्लूइड का कलेक्शन होता है। इसी के साथ हमारे इंटेस्टाइन में जीआईटी सिस्टम में सलाइवा का निर्माण प्रॉपर होता रहता है। सलाइवा के साथ हमारे पेनक्रियास से रिलेटेड या स्टोमक से या हमारे गॉल ब्लैडर से या इंटेस्टाइन की वॉल से प्रॉपर हमारे लिक्विड का सेक्रेशन होता है, जो कि एंजाइम के फॉर्म में कंटिन्यूस होता रहता है। वो सारा फ्लूइड जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्टिव साइड होता है वहाँ पे इकट्ठा होने लग जाता है। इकट्ठा होने के कारण इसमें धीरे धीरे इन्फेक्शन स्टार्ट होने लग जाता है। इन्फेक्शन होने के कारण यहाँ पे अमोनिया या हमारे जो नाइट्रोजनस बैक्टीरिया होते हैं वो अत्यधिक मात्रा में पनपने लग जाते हैं, जो कि हमारे डिस्टेंशन को कॉज करते हैं। जो हमारी इंटेस्टाइन की वॉल है उसमें डिस्टेंशन कॉज करते हैं। जब डिस्टेंशन हमारे एब्डोमेन के जो इंटेस्टाइन का ल्यूमेन होता है उसमें अगर डिस्टेंशन होगा तो जो ब्लड वेसल्स इस वॉल की होगी उसमें हमारा कंप्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। जब ब्लड वेसल्स में कंप्रेशन स्टार्ट होता है तो उस रीजन में कंजेशन और एडेमा होने लग जाती है। धीरे धीरे जो हमारा कंप्रेशन होता है वो कंटिन्यू रहता है, तो उसके कारण डीप में सिचुएटेड जो आर्टरी सिस्टम होता है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ होने लग जाता है, जिसके कारण ब्लड सप्लाई प्रॉपर ना होने के कारण वहाँ पे गैंग्रीन का फॉर्मेशन होता है। गैंग्रीन के फॉर्मेशन के कारण वहाँ पे बैक्टीरिया का प्रोलिफरेशन बढ़ जाता है, जिसके कारण उस जगह पे टॉक्सिक मटेरियल और बैक्टीरिया का ट्रांसमाइग्रेशन अदर साइड में होने लग जाता है। बैक्टीरिया के ट्रांसमाइग्रेशन के कारण पेरिटोनियल कैविटी में अगर इन्फेक्शन फैलता है तो वो पेरिटोनाइटिस कॉज करता है। तो पेरिटोनाइटिस होने के कारण धीरे धीरे सेप्टिक शॉक की कंडीशन हमें देखने को मिलती है। अब इसके बाद हम क्लिनिकल फीचर्स ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन देखेंगे। इसमें सबसे कॉमन है एब्डोमेन में पेन होगा, एब्डोमिनल पेन की कंडीशन होगी। जो हमारा इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्टेड फूड मटेरियल है वो बैक फ्लो होने के कारण हमारा वॉमिटिंग कॉज कर सकता है। फ्लूइड के एक्यूमुलेशन और गैसियस एक्यूमुलेशन के कारण हमारा एब्डोमिनल डिस्टेंशन की कंडीशन होगी। जब फ्लूइड जो इंटेस्टाइन में हमारा कलेक्शन है वो अगर डिस्टली पास नहीं होगा तो उसके कारण कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन हमको देखने को मिलती है। अगर बॉडी में जब हमारा इस कंडीशन में जो डायलेटेड ब्लड वेसल्स हैं उससे जो फ्लूइड इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में आ रहा है तो इसके कारण जो वेसल्स होती हैं हमें उसमें फ्लूइड की मात्रा कम होने के कारण हमको ओलिगोयूरिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है। इसी के साथ हमें टैकिपनिया, साइटोकाइंस और अदर इन्फ्लेमेटरी कंडीशन के कारण बॉडी में साइटोकाइंस की मात्रा बढ़ने के कारण एसिडोसिस की कंडीशन होती है, जिसके कारण टैकिपनी की कंडीशन देखने को मिल सकती है। उसी के साथ इन्फेक्शन होने के कारण फीवर की कंडीशन हमको देखने को मिलती है। अब इसके बाद इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में क्या क्या साइन हमको देखने को मिलेगा। साइन ऑफ डिहाइड्रेशन, फ्लूइड के इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में अत्यधिक मात्रा में इकट्ठा होने के कारण ब्लड वेसल्स में पानी की कमी के कारण हमको डिहाइड्रेशन की शिकायत देखने को मिलेगी, जिसमें हमको ड्राई स्किन देखने को मिलेगा। जो टंग होगी पेशेंट की वो ड्राई होगी, सनकन आई होंगी या जो पल्स होगी फेबल होगी और लो यूरिन आउटपुट हमको देखने को मिलेगा। इसी के साथ एब्डोमिनल डिस्टेंशन हमको देखने को मिलेगा।
जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होगा उसमें सेंट्रली हमको देखने को मिलेगा, और जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का होगा वो पेरीफेरी में अत्यधिक मात्रा में देखने को मिलेगा। इसी के साथ लाउड नॉइजी इंटेस्टाइनल साउंड सुनने को मिलेगी, जो कि ऑब्स्ट्रक्शन के स्टार्टिंग में पेरिस्टालसिस मूवमेंट अत्यधिक मात्रा में होने के कारण सुनाई देती है, और इन्फेक्शन होने के कारण हमको सेप्टिक शॉक के फीचर्स देखने को मिलेंगे, जिसमें फीवर, हाइपोथर्मिया की कंडीशन या रीनल फेल्योर, रेस्पिरेटरी फेल्योर, ये कंडीशन हमको देखने को मिलेगी। कोई भी एब्डोमिनल कंडीशन होती है उसमें हमको रेक्टल एग्जामिनेशन करना ज़रूरी होता है। तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के केस में हमको रेक्टल एग्जामिनेशन करने पर जो रेक्टम होगा वो एम्प्टी देखने को मिलेगा, और गैंग्रीन की कंडीशन में हमको जो फॉल ब्लड हमको देखने को मिलेगा, जिसमें अत्यधिक मात्रा में गंध आती हो, ऐसा ब्लड पर रेक्टल डिजिटल एग्जामिनेशन करने पे देखने को मिलेगा। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के केस में क्या क्या इन्वेस्टिगेशन हमको करने चाहिए। कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें हमको हीमोग्लोबिन की मात्रा कम देखने को मिलेगी, तो ये हमको मैलिग्नेंसी की ओर इंडिकेट करता है। सेकंड है इंक्रीज डब्ल्यूबीसी, इंडिकेट इन्फेक्शन और सेप्सिस को डब्ल्यूबीसी की मात्रा अत्यधिक बढ़ी रहेगी। अब इसके बाद सेकंड है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट का हमको इन्वेस्टिगेशन कराना है, जिसमें हमको पोटेशियम की मात्रा कम देखने को मिलेगी। इसी के साथ एमाइलेज की मात्रा अगर हमको डिस्टर्ब दिखती है तो वो स्ट्रैंगुलेशन की ओर संकेत करेगी। थर्ड है हमारे पास प्लेन एक्सरे एब्डोमेन इन इरेक्ट पोजीशन। इरेक्ट पोजीशन में हमको एक्सरे एब्डोमेन करवाना है, जिसमें हमको मल्टीपल गैस फ्लूइड का लेवल देखने को मिलेगा। इसके बाद अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ एब्डोमेन और सीटी स्कैन ऑफ एब्डोमेन, ये दोनों अपने डायग्नोसिस के लिए इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन हो जाते हैं। उसी के साथ इंटेस्टाइन की जो ल्यूमेन होगा वो डायलेटेड देखने को मिलेगा। अब इसके इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के मैनेजमेंट का क्या प्रिंसिपल है, उसमें प्री ऑपरेटिव हमको प्रिपरेशन जो होगा उसमें हमको डिहाइड्रेशन का करेक्शन, इलेक्ट्रोलाइट का करेक्शन और सेप्सिस के लिए एंटीबायोटिक का प्रयोग करना है। अब मैनेजमेंट के प्रिंसिपल में हमको ABCDE और F ये टर्म यूज़ करनी है। ए से जो हमारा एस्पिरेशन होगा, जो कि हमको राइस ट्यूब का यूज़ करके पेशेंट के जो ऑब्स्ट्रक्शन साइड से प्रॉक्सिमल पार्ट में जो फ्लूइड का कलेक्शन हुआ है, उस फूड मटेरियल और फ्लूइड को हमको राइस ट्यूब डाल करके एस्पिरेट करना है। राइस ट्यूब के कारण जो वॉमिटिंग अगर होती है तो वो उसका एस्पिरेशन पेशेंट नहीं कर पाता है, तो जिसके कारण राइस ट्यूब हमारा इम्पोर्टेंट हो जाता है। बी से बॉवल केयर, हमको इंटेस्टाइनल के ऑब्स्ट्रक्शन के केस में कोई भी ऐसा ड्रग्स यूज़ नहीं करना है जो लैक्सेटिव के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। सी से हमको उस पेशेंट की प्रॉपर चार्टिंग करनी है, उसका टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, रेस्पिरेटरी रेट और इनपुट और आउटपुट का चार्टिंग करनी है। डी से हमको उसको प्रॉपर ड्रग्स का यूज़ करवाना है, एंटीबायोटिक, पेन किलर एंड अदर ड्रग्स। ई से एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी करना है, और हमारे एफ से फ्लूइड का प्रॉपर मैनेजमेंट करना है, डिहाइड्रेशन को प्रॉपर केयर करना है। अब एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी के कुछ प्रिंसिपल हैं। जो हमारा एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी किया जाता है वो 6 to 8 आवर के अंदर ही करना है हमको। इसके लिए हमको लॉन्ग मिड लाइन इंसिजन लेना है। अगर जो गैंग्रीन और अदर कंडीशन होती है जिसमें जो इंटेस्टाइन होती है उसकी वॉल में गैंग्रीन या कोई ऐसी कंडीशन है जिसके बाद उस पार्ट का लाइव रहना मुश्किल है, तो उसके लिए हमको रिसेक्शन करना है और एनास्टोमोसिस करवाना है।
अगर एडेजन की कंडीशन है तो उसमें एडेजन को रिलीज़ करना है। बैंड की कंडीशन है तो डिवाइड करना है। गॉल स्टोन की कंडीशन है तो उसमें गॉल स्टोन को ह्यूमन से रिमूव करना है। वॉल्वुलस की कंडीशन है तो वॉल्वुलस की कंडीशन में जो ट्विस्टिंग हुई है उसको अनट्विस्ट करना है। और अगर जो हमारी इंटेस्टाइन की वॉल्वुलस साइड है उसमें अगर कोई गैंग्रीन या अदर कंडीशन नहीं है तो उसमें उसको वैसे ही छोड़ देना है। अगर गैंग्रीन की कंडीशन उत्पन्न हुई है तो उसमें रिसेक्शन करवाना है। ऑब्स्ट्रक्टिव हर्निया के केस में हर्निया को रिड्यूस करके अगर गैंग्रीन प्रेजेंट है तो उसमें रिसेक्शन करवाना है। अगर गैंग्रीन की कंडीशन है तो उसमें रिसेक्शन और एनास्टोमोसिस करवाना है। और स्ट्रक्चर की कंडीशन में स्ट्रक्चरोप्लास्टी और रिसेक्शन की कंडीशन ये हमको करवाना है।